वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी का दूसरा पार्ट दादी माँ। तो मैं आज आप सबको आज ये चैप्टर रीडिंग करके समझाने वाली हूँ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक क्या कहते हैं कि उनकी कमज़ोरी ही है, पर लेकिन सच तो यह है कि थोड़ा सी कठिनाई होते ही बीसों गर्मी, मतलब 20 इतने सालों से इतने वर्षों से उन्होंने जो गर्मी, बरसात और वसंत देखी है, उसके बाद भी उनका मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। तो उनके शुभचिंतक मित्र क्या करते हैं, उनको मुंह पे प्रसन्न करने के लिए उन्हें आने वाली छुट्टियों की सूचना तो देते हैं, पर और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। लेखक कभी कभी ये सोचते हैं कि अच्छा उन बातों को अभी मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर सोचते हैं वो कि पर सोचने से क्या हो जाता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेकिन कभी भी उनके आंखों के सामने शरद की शीत, मतलब शरद ऋतु की जो शीत किरणें होती है, उनके समान ये सब शीतल किसी धुंधली छाया उनके आंखों के सामने ये यादें नाच उठती हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। उन्हें क्या लगता है, जैसे कि क्वार के दिन आ गए। क्वार भी एक ऋतु के जैसा ही एक ऋतु है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिल्लोरे ले रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो क्वार के महीने में क्या होता है, उनके गांव के चानी और पानी ही पानी हो जाता है। दूर के सीवान से बहकर कुछ मोथा और साई अधगली घासें, मोथा मतलब घासों की जो एक बड़ी बड़ी जो वो होती हैं, तो वो मोथा होती हैं, तो वो बहकर आती है। और घेऊर, वन प्याज, बहुत सारे ऐसे नाना प्रकार की बरसाती घास के नाम हैं ये सब, घेऊर, वन प्याज, ये सब। तो ये इनके बीच, और फिर जब सूरज निकलता है तो उनके बीच ये सड़कर बहुत ही एक बदबू छोड़ते, बहुत ही एक गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों से खेल रहे हैं। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि रास्तों में तब कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर उसके झाग भरे जो जलाशय हैं उसमें धमाकेदार से वो कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो वो लेखक क्या कह रहे हैं कि क्वार के दिनों में इस झाग बड़े जल में अगर कोई कूद ना सके तो बहुत बुरा लगता है। परंतु कुछ और भी जो उस लेखक ने कुछ ऋतु के वर्णन दिए, तो उसमें अगर वो सब ना करे तो भी चलता है, उनको दुख नहीं लगता है। लेकिन क्वार के महीनों में, क्वार की ऋतु में उनको झाग भरे उस पानी में कूदना ही बहुत अच्छा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब वो भीतर थोड़े अनमना सा थे। दो एक दिन ही तो कूद सका, बोल रहे हैं कि दो ही दिन ही तो कूद सके थे। नहा धोकर बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। उन्हें क्या अच्छा लगता है, हल्की हल्की बीमारी उनको अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद।
लेखक क्या कह रहे हैं कि इस बार उनका जो बुखार आया था, उनको ज्वर आया था, उस बार उनका बुखार चढ़ता ही गया और एकदम कब उतरा? रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। तो दिन में वो चादर लपेटे सोए हुए थे, तो दादी माँ आई और उन्हें लगा कि वो झाग वाले पानी में वो नहा कर आई हैं। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता। तो वो अपनी दादी माँ का वर्णन देते हुए क्या कह रहे हैं कि उनके कैसे शरीर हैं? पतले दुबले स्नेह शरीर, मतलब पतले दुबले शरीर हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो स्नेह से भरा हुआ है और उनमें सफ़ेद किनारीहीन धोती जैसे कपड़े पहने रखे हुए हैं और उनके सन से सफ़ेद बालों से शीतल जल टपक रही है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आते ही उन्होंने क्या किए? लेखक के जो हैं सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। तो दादी माँ अपने आंचल की गांठ खोली और कुछ चबूतरे, मतलब कुछ मिट्टी के जो दाने हैं वो उनके जो लेखक हैं उनके मुंह पे उन्होंने डाल दिए और माथे पर भी लगा दिए। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथों पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो दादी माँ कैसे उनका लेखक का सेवा करती थी कि दिन रात वो चारपाई के पास, मतलब उनके जो चारपाई है, जो चार खटिया है, उनके पास वो बैठी रहती थी। पंखा, मतलब उनको पंखा करती थी और अगर उनके कभी जलते हुए हाथ पैर, मतलब अगर बुखार से हाथ पैर बहुत गर्म हो जाते थे तो कपड़े से उनको सहलाती थी, सर पर दालचीनी का लेप करती थी और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। तो दादी माँ क्या करती थी? ये सारे प्रश्न पूछ कर पूरे घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म के दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। तो दादी को क्या पता थे? 50 किस्म के दवाओं के नाम पता थे जो वो बना सकती थी। गांव में कोई भी बीमार होता तो उनके पास वो ज़रूर पहुंच जाती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, मतलब जब कोई ये सारे जो भी है, जैसे कि मलेरिया, सरसाम, इन सब के अनुमान वो जानती थी, इन सब की दवा वो बना सकती थी। और जब महामारी और विषूचिका की जैसे ऐसे बहुत सारे जो हुए हैं उन तब होते थे, तो वो तब क्या करती थी? रोज़ सवेरे उठ के स्नान के बाद लवंग खाती थी और गुड़ मिश्रित जलधार खाती थी और गुग्गल, मतलब गुग्गल भी करती थी, गार्गल भी करती थी पानी से, और धूप सेकती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब सफाई कोई दादी माँ से सीख ले। दवा में देर होती, मिश्रित या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। मतलब वो सफाई तो कोई इनसे सीख ले। ये सब जो चीज़ें हैं, दवा में थोड़ी सी देर होना, मिश्री या शहद का ख़त्म हो जाना, चादर गिलाफ नहीं बदले जाते, तो गिलाफ मतलब गद्दे जो नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। तो लेखक क्या कह रहे हैं? ये कब की बातें कर रहे हैं? वो जब छोटे थे, बचपन की बातें कर रहे हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं? बुखार, मैं जब बड़ा हो गया हूँ, बुखार तो उन्हें अभी भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। तो अभी उनका क्या हालत है कि नौकर उनको पानी दे जाता है, मेस में जो रहते हैं, जो घर में रहते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा सा खिचड़ी और साबू मिल जाता है खाने के लिए। डॉक्टर साहब आकर उनका नाड़ी देख जाते हैं और कुछ मिक्सचर, कुनैन जो मिक्सचर की शीशी, उसकी जो तिताई है, मतलब वो बहुत ही खराब, मतलब एकदम बहुत ही
ये है, तिताई है, मतलब बहुत गंदी टेस्ट है उसका। तो उसके डर से उनका बुखार, वो बहुत कड़वी है, वो तिताई मतलब बहुत कड़वी है, और उसके डर से उनका बुखार भाग जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता था। लेकिन जब बचपन में उनको बहुत मन करता था कि बुखार हो, ऐसे हल्के हल्के बुखार का मन था। लेकिन अभी जब वो बड़े हो गए हैं, उनको और ये बुखार बुलाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। उनको लगता है कि ये जल्दी से ठीक ही हो जाए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। तो किशन भैया कोई हैं एक, तो उनकी शादी ठीक हुई थी तब दादी माँ को बहुत उत्साह और आनंद हुआ था। दिन भर गायब रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, मतलब सबके उनको जब बुलाते थे वो पूरा कहीं गायब रहती थी, और जब बुलाते थे बहुत देर से आती थी और बोलती थी बहन बुरा मत मानना, देर हो गई है। कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन का घर ठहरा मतलब कोई काम का घर ठहरा, मतलब शादी है, एक माहौल है, उसका घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। तो दादी माँ क्या बोलती है कि एक काम अपने हाथ से नहीं करूंगी तो नहीं हो सकता वो काम। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, मतलब एक दिन दोपहर को वो लेखक घर लौटे तो उन्होंने क्या देखा, बाहरी रिक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब किसी पर बहुत गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। कौन खड़ी थी, किसके ऊपर गुस्सा कर रही थी दादी माँ? रामी की चाची पर गुस्सा कर रही थी। तो क्या बोल रही है दादी माँ, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म ही नहीं है। तो वो उससे क्या कह रही थी कि आज नहीं होगा धन्नो, मुझे आज ही रुपए दे दो सूद के साथ, मतलब वो कुछ उधार ली थी उनसे रुपए रामी की चाची ने, तो वो दादी माँ उन्हें तभी के तभी वापस मांग रही थी। तेरी आंख में तो शर्म ही नहीं है। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ क्या कह रही है उनको गुस्सा करके, जो वो रामी की चाची उनको बोल रही है कि जब फसल उगेगी तब मैं दूंगी, तो इसलिए वो बोल रही हैं गुस्सा करके कि फसल क्या, कब कटेगी तुम्हारी फसल, और मेरी पैसा कब वो तुम वापस करोगी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी बोल रही है कि रामी की चाची क्या बोल रही है कि बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो वो क्या बोले कि बिटिया की शादी है, आप थोड़ा दया कर दो, तो उसकी बेटी का कैसे शादी होगा। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे से हट गई। जाने दो दीदी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, मतलब लेखक ने वो रामी की चाची को नहीं, दादी को क्या कहा कि जाने दो, यही कहा। क्या बोली कि इस प्रसंग को, मतलब वो जो गुस्सा कर रही थी वो गरीब है, वो तो इसीलिए उन्होंने यही कहा कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया तो उसने, दादी माँ ने उनको क्या कहा कि चल मुझे मत समझाओ। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं चुपचाप से वहाँ से चला गया और ऐसे बहुत दिन बीत गए, और एक दिन के रास्ते में रामी की चाची रामी की चाची से उसकी मुलाकात हुई। तो तब उन्होंने क्या कहा, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो लामी की चाची ने क्या कहा, विहल होकर मतलब बहुत खुश होकर कहा कि बहुत उनका भला करे भगवान हमारी मालकिन का, मतलब दादी माँ का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया और ऊपर से
ऊपर से जो 10 रुपये थे वो भी नहीं लिए। वो भी उनका नोट देकर बोली कि देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा देवता। तो दादी माँ क्या की है, दादी माँ को क्यों वो आशीर्वाद दे रही थी कि उन्होंने दादी माँ कल ही वो उनके घर गई थी, रामी की चाची के घर, और पीछे का जो भी पैसा था उन्होंने सब उनको माफ़ कर दिया और उनको 10 रुपये का नोट भी दिया और बोली कि उनकी बेटी जैसी उनकी बेटी, और उनका अच्छे से शादी कर दिया। तो उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो उसने क्या पूछा कि उस रोज़ तो दादी माँ बहुत ही ऐसे डांट रही थी। तो वो क्या बोली, वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। तो रामी की चाची ने बोला कि बड़े लोगों का तो काम ही है, रुपया देकर भी अगर नहीं डांटे तो क्या लाभ है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब लेखक मन ही मन इस तर्क पे हंसते हुए आगे बढ़ गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। एक कथा भी होता है उनके विवाह के समय में, बहुत नाच गान होता है। कथा भी होता है जहाँ के मतलब पुत्रोत्पत्ति, मतलब जब तक एक पूरा कथा होता है, विवाह के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसी सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में जा ना सका, मतलब लेखक बीमार थे इसी कारण वो बाराती में नहीं जा पाए। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। तो उनके जो मेरा भाई हैं वो दलान पे सो रहे थे। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का एक सा होता है, ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ थोड़ी सी गुस्सा हो गई, तो बोलते लड़के से क्या पर्दा है, लड़के और ब्राह्मण का मन तो एक जैसा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। मतलब लेखक को भी एक पास की चारपाई से चादर उठाकर उन्होंने वहाँ पे सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भकभोड़ हो गया। मतलब वो कुछ हंसी का बात हो रहा था, उसमें लेखक ने बहुत ज़ोर से हंस दिया, भांडाफोड़ हो गया। मतलब जैसे उनको सुला दिया था तो सब कोई जान गए कि वहाँ पे वो सोया हुआ है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ फिर से बिगड़ गई, मतलब फिर से गुस्सा हो गई। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई या फिर कोई कुछ हो गया तो वो दादी माँ के छाया पर, मतलब दादी माँ उनको सब कोई को बचा लेती है, इसीलिए वो दादी माँ के पीछे छिप गया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सुख पत्ते सा कैसा नचाता है, तो वो क्या इस दादी माँ खूब जानती है। तो दादी माँ की उनकी स्नेह और ममता भरी दादी माँ की बात उनको आज बहुत अच्छे से याद भी आ रही है, बहुत याद आ रही है और उनको बहुत अच्छी अभी लग रही है कि जैसे परिस्थितियों से वात्या चक्र, मतलब जीवन का जो ये परिस्थिति है, इसमें जो पत्ते हैं वो कैसे मतलब जो भी हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो दादी माँ बहुत अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वो बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। जब दादाजी मर गए तब से वो बहुत उदास रहने लगी और संसार उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। संसार जी दादी ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे।
दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात करते थे। मतलब यहाँ पे उन्होंने दादाजी ने उनको क्या बोला था कि वो खुद आगे जाएंगे और वो उनके पीछे पीछे जाएंगी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुड़ी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। मतलब ये जो दादा का जो श्राद्ध हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे संपत्ति, मतलब बहुत बड़ी तरीके से श्राद्ध हुआ था जब वो गुजर गए थे, तो इसीलिए उसने दादी माँ ने आपत्ति भी की थी। लेकिन वो जो संपत्ति, मतलब वो जो सारे पैसे रुपए हैं तो वो घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ गया था। माघ के दिन थे, जाड़ा मतलब बहुत ठंड पड़ गई थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी। मतलब बहुत सन्नाटा था हर जगह, बहुत शांत वातावरण था और वहाँ पे बहुत शीत हो, मतलब बहुत ही पाले की शीत, मतलब बहुत ज़ोर से ठंड पड़ी थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाया हाथ जोड़कर बैठी है। उन्हें स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैं धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों है बेटा? तो वो क्या पूछ रहे हैं कि एक दिन उन्होंने क्या देखा, दादी माँ को एक कोने वाले कमरे में एक कमरे में संदूक गीली धोती में, मतलब गीली कपड़ों में एक संदूक के पास दिया जलाए हाथ जोड़कर वो बैठी रही और वो रो भी रही थी। तो लेखक भी उनके पास जाकर बैठ गए और जब दादी माँ ने आँख खोली तो उनसे पूछा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब लेखक को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो लेखक ने उनसे क्या कहा, दादी माँ एक बात पूछूं? मैंने उन्हें, मतलब लेखक ने उन्हें स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछो, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। तो उन्होंने क्या पूछा लेखक ने कि तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी माँ मुस्कुरा के उनको क्या बोली कि तुम अभी चलो, तुम तो अभी तक खाना भी नहीं खाए हो। और फिर दादी माँ को उसने लेखक ने क्या कहा, ठीक है, पहले आप धोती तो बदलो, मतलब अपना गीला कपड़ा तो बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वो रोने से हो गए। मतलब सुबह वो लेखक ने क्या देखा कि चारपाई पर पिताजी और वो एक किशन भैया हैं, वो बैठे हुए हैं, मतलब और कुछ सोच रहे हैं और बहुत दुखी हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग अपने आप में कि दूसरा कोई चारा नहीं है, रुपया कोई देता भी नहीं है और कितने दिन हो गए उनको कोई रुपया, उनको पिछले का भी बहुत रुपया बाकी है और वो रोने के जैसे उनके मुंह की हालत हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। तो उन्होंने क्या किया, संदूक से एक चमकती हुई चीज़, मतलब वहाँ से अपना कंगन निकाली जो उनको दादाजी ने, मतलब उनके पति, मतलब दादाजी ने, लेखक के दादाजी ने उनको दिया था दादी माँ को। और उन्होंने क्या किया कि मैंने इसी दिन के लिए इसको नहीं पहना है, इसको सहेज कर रखती आई हूँ, ये हमारे वंश की निशानी है। और आंसू पोंछकर कहा कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी की
शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। सब सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे दादी शाप भ्रष्ट देवी, मतलब जैसे कि उनके घर में जो कुछ भी थोड़ी परिस्थितियाँ गड़बड़ सी हो रही थी, तो दादी माँ वहाँ पे एक बहुत देवी जैसी आई और उस परिस्थिति से उनको निकाला। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। धुंधली छाया विलीन हो गई, जैसे कि लेखक अभी ये सब सोच रहे थे, ये बहुत पुरानी बातें हैं वो जो अभी सोच रहे थे, तो उनके जो आंखों के सामने ये जो धुंधली ये जो सोच थी, ये अचानक से ये जो स्मृति थी ये चली गई और उन्होंने क्या देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि पास में उन्होंने क्या देखा कि खजूर के पेड़ पे एक कौवा उड़कर आया और वहाँ पे खिड़की के पास बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है, और उनके हाथ में क्या था? किशन भैया का पत्र जो था, पत्र वो अभी भी काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें घूमिल हो रही हैं, और कुछ काली चींटियों सी कतारें घूमिल हो रही हैं, मतलब थोड़ी इसके पास में काली चींटियों की कतारें बहुत इधर उधर घूम रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछता है, अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता, मतलब वो जो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई, वो गुजर गई हैं। तो अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि अपने मन में यही सोच रहे हैं कि क्या सचमुच अभी दादी माँ नहीं रही, गुजर गई हैं। तो ये जो लेखक है इनका नाम क्या है? शिव प्रसाद सिंह। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मन छूने वाली कहानी है। ये कहानी आप सब अच्छे से पढ़िए घर पे और एक बार, और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी कहानी है। आप सबके भी दादी माँ होंगे, हम सबके भी हैं, तो उनकी याद आपको ज़रूर आ जाएगी इस कहानी में। हम आपको इस कहानी का प्रश्न अभ्यास अगले क्लास में करवाएंगे। तब तक आप ये कहानी बहुत अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इस कहानी का आनंद लीजिए। थैंक यू।